नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से एक गंभीर समस्या और स्वास्थ्य का संकट सामने आया है। इस घटना में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 149 से अधिक लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी बीमार पड़े हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में जांच के साथ जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस घटना ने जल आपूर्ति व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं ग्वालियर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते पूरे शहर में घना कोहरा फैल गया है। सुबह के समय सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कोहरे की मोटी परत दिखाई दे रही है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ठंडी हवाओं के साथ बढ़ती सर्दी ने लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है और वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतनी पड़ रही है। मौसम में आए इस बदलाव से शहर में ठिठुरन बढ़ गई है और शीतलहर का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी महिला और पुरुष को सजा पूरी होने के बाद उनके मूल देश वापस भेज दिया गया है और दोनों लंबे समय से भारत में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे थे और करीब 2 वर्षों तक जबलपुर में छिपकर जीवन यापन कर रहे थे। जांच में सामने आया कि वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते गुजरात होते हुए जबलपुर पहुंचे थे। दिन के समय वो भीख मांगकर गुजारा करते थे और रात में गोरखपुर मैदान में ठहरते थे। उनकी भाषा और गतिविधियों को संदिग्ध पाए जाने पर गोरखपुर थाना पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन वो अपनी भारतीय नागरिकता या वैध दस्तावेजों से जुड़ा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ और जाँच के दौरान दोनों ने ये स्वीकार किया कि वो बांग्लादेश के निवासी हैं और भारत में रहने के लिए उनके पास कोई कानूनी अनुमति नहीं है। इसके बाद पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। निचली अदालत ने दोनों को 4-4 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील करने पर 2 वर्ष घटा दिए गए थे। दिसंबर 2025 में सज़ा की अवधि पूरी होने के बाद दोनों को केंद्रीय जेल जबलपुर से रिहा किया गया। रिहाई के बाद मिनारा बेगम को महिला सुधार केंद्र में और मोहम्मद मौसूर को सिविल लाइन थाने में अस्थायी रूप से रखा गया। इसके पश्चात भारत सरकार और संबंधित एजेंसियों के आपसी समन्वय से उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। पुलिस ने दोनों को सड़क मार्ग से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर पश्चिम बंगाल के मालदा तक पहुंचाया, जहां सीमा सुरक्षा बल की सहायता से उन्हें बांग्लादेश सीमा पार कराकर उनके देश भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी दी कि दोनों आरोपी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और पूछताछ के दौरान हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और सजा पूरी होने के बाद उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जा रही है। डुमना क्षेत्र पर जहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि टैक्सी चालकों के द्वारा लोगों से अभद्रता की जाती है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी खमरिया और चौकी प्रभारी डुमना ने वहां कुछ पंपलेट चिपकाए हैं, जिसमें ये स्पष्ट जो हमारे सवारियों के लिए, यात्रियों के लिए निर्देश है कि कोई भी टैक्सी चालक कोई अभद्रता करता है, बदतमीजी करता है या तय राशि से अधिक वो मांगता है, तो आप तत्काल या तो चौकी प्रभारी डुमना को या थाना प्रभारी खमरिया को सूचना दें, ताकि हम उस टैक्सी चालक के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। ये यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। डुमना क्षेत्र पर जहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि वहीं एमसीबी जिले के केलहारी धाना खरीद केंद्र में धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिससे किसानों की परेशानी और नाराजगी बढ़ गई है। तो नियमों के अनुसार एक बोरी धान का निर्धारित वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन मौके पर किए गए परीक्षण में कई बोरियों का वजन 41 किलोग्राम से भी अधिक पाया गया। इससे ये आरोप लगने लगे हैं कि किसानों से तय मानक से अधिक धान लिया जा रहा है और उनके साथ खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन सदस्य एवं स्थायी समिति की सभापति सुखमंती सिंह ने केलहारी धान खरीदी केंद्र का अचानक से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में अव्यवस्था, लापरवाही और नियमों की अनदेखी साफ तौर पर देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल केलहारी एसडीएम से संपर्क कर मौके पर आने को कहा। हालांकि एसडीएम स्वयं नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में आरआई राम प्रताप को भेजा गया। उनके सामने दोबारा धान का वजन कराया गया, जिसमें पहले से सामने आई अनियमितताओं की पुष्टि हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसान निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वो इस गंभीर मामले में क्या ठोस कदम उठाता है।
या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाएगा। भोपाल में इंदौर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है। इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण करीब 8 लोगों की मौत की खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना को लेकर जब पत्रकारों से सवाल पूछे गए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सवालों के जवाब के दौरान उनके शब्दों को लेकर नाराजगी सामने आई, जिससे मामला और अधिक तूल पकड़ गया। ऐसा माना जा रहा है कि दूषित पानी से हुई मौतों की घटना ने मंत्री को भी भीतर से आहत और व्यथित किया है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को लेकर जनता और मीडिया में असंतोष देखा जा रहा है। ये घटना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इंदौर जैसे स्वच्छता और बेहतर सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले शहर की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है। लोगों की अपेक्षा है कि इस मामले में संवेदनशीलता के साथ जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। फोकट प्रश्न मत पूछिए। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है? बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या तुम मत किया ठीक है तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे? फोकट। वहीं जगदलपुर में नए वर्ष के आगमन के साथ ही बस्तर की आस्था का प्रमुख केंद्र मां दंतेश्वरी मंदिर भक्तों से सराबोर नजर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत देवी मां के दर्शन और पूजन से करने की परंपरा निभाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है, जहां लाखों की संख्या में भक्त मां दंतेश्वरी के दरबार में माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सुबह तड़के से ही मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। दूर दराज के गांव और शहरों से आए भक्त दीपक प्रज्वलित कर, फूल और प्रसाद अर्पित कर, साथ ही भजन कीर्तन करते हुए नए साल के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती, बैरिगेटिंग और दर्शन के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शनों का अवसर मिल सके। श्रद्धालुओं का मानना है कि नए साल की शुरुआत देवी मां के आशीर्वाद से करने का पूरा वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। इसी विश्वास और आस्था के चलते मां दंतेश्वरी मंदिर में उमड़ी भीड़ ये दर्शाती है कि लोगों के दिलों में देवी के प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास आज भी पूरी तरह से जीवंत है। मेरा नाम तनिष्क झा है। मैं अभी पीजी कॉलेज पे ग्रेजुएट कर रही हूँ बीएससी में। अभी मैं मंदिर दर्शन के लिए आई थी नए साल के अवसर पर, माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए कि साल अच्छे से रहे, हमारा बस्तर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो ये सब के लिए हम आए थे, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। माता का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। धन्यवाद। आने वाला 2026 बस्तर वासियों के साथ पूरे देशवासियों के ऊपर सभी का कल्याण हो, सभी को सुख सुविधा मिले, निरोगी काया रहे। देखिए धर्म के साथ जो जुड़ने का एक उद्देश्य है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा देश आज मंदिरों में, शिवालयों में पूरा भीड़ लगा हुआ है। और जिस प्रकार से क्योंकि ये अंग्रेजी नव वर्ष है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे देश की खूबसूरती इतनी अच्छी है। देखिए ये हिंदुओं का नव वर्ष नहीं है, ये आंग्ल नव वर्ष है अंग्रेजी का। तो आज के दिन पहले से चला आ रहा, तो कुछ श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने जाते हैं और भ्रमण करने भी जाते हैं। अच्छे जहाँ देवी देवताओं का मंदिर है वहां जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये नव वर्ष सुखमय हो। तो हम लोग का जो आपका हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। मेरा नाम तनिष्क झा है। मैं अभी पीजी कॉलेज पे ग्रेजुएट कर रही हूँ बीएससी। वहीं भोपाल में नाम परिवर्तन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा गया कि आखिर कांग्रेस को कौन से नाम अधिक प्रिय हैं। सवाल उठाया गया कि क्या कांग्रेस आज भी जगदीशपुर को इस्लाम नगर के नाम से संबोधित करना चाहती है और क्या उसे भगवान जगदीश के नाम और आस्था से कोई सरोकार नहीं है। आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का झुकाव भारतीय सांस्कृतिक पहचान की बजाय इस्लामी नामों की ओर अधिक दिखाई देता है। इसी क्रम में नर्मदापुरम के नाम परिवर्तन को लेकर भी कांग्रेस की आपत्ति पर सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि क्या कांग्रेस अब भी नर्मदापुरम को हुशंग शाह जैसे लुटेरे के नाम होशंगाबाद कहना चाहती है।
हलालपुर जैसे नामों में बदलाव पर विरोध को लेकर भी टिप्पणी की गई कि जब ऐसे नाम बदले जाते हैं तो कांग्रेस को आपत्ति होती है, जिससे ये संदेश जाता है कि उसे ऐसे नाम अधिक पसंद है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि जैसे जैसे जनता की ओर से नाम परिवर्तन की मांग सामने आती रहेगी, वैसे वैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार उन नामों को बदलने का काम करती रहेगी। बयान में यह भी कहा गया कि गुलामी की मानसिकता से जुड़े किसी भी नाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस दिशा में उठाए गए कदमों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों से सरकार डरने वाली नहीं है। नहीं, कांग्रेस को कौन सा नाम प्यारा है? क्या कांग्रेस जगदीशपुर को इस्लाम नगर आज भी कहना चाहती है? भगवान जगदीश से कांग्रेस को आस्था और भरोसा नहीं है, इस्लाम में ज्यादा आस्था भरोसा है। क्या हलालपुर का नाम बदले तो उनको हलाल ज्यादा पसंद है? क्या चाहते? क्या जो है होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया तो उसके नाम में एक कोई गांव का नाम था तो इमामपुर, वहां इमाम ही नहीं था तो क्या इमामपुर रखे? आदिवासी जो नाम को लेते हैं वहां अलीराजपुर का जो नाम था उसका बदल दिया तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति है। हम आदिवासियों के कहने पर नाम बदले तो कांग्रेस को आपत्ति है, हम अनुसूचित जाति के कहने पर नाम बदले तो कांग्रेस को आपत्ति है, हम कोई धार्मिक संस्था की मांग पर नाम बदले तो आपत्ति है, हम वेद और पुराणों के अनुसार नाम रखें तो कांग्रेस को आपत्ति है। ऐसी कांग्रेस की आपत्ति के को अपने पास कांग्रेस सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखे। हम उसकी आपत्ति से डरने वाले नहीं हैं। हम जितने भी गुलामी के नाम हैं, आज नहीं तो कल जनता की आवाज आती रहेगी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बदलती रहेगी। नहीं, कांग्रेस को कौन सा नाम प्यारा है? वहीं कोरबा जिले में एक बार फिर धान चोरी की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जिससे धान उपार्जन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ताजा मामला दादर स्थित धान खरीदी केंद्र का है, जहां रात के समय सुरक्षा में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर चोर केंद्र परिसर में घुस गए। चारों ओर सन्नाटा होने के कारण चोरों ने मौके का पूरा फायदा उठाया और वहां रखी धान की बोरियों को चुराने का प्रयास किया। इसी दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल गई। कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों को रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर मौके से भाग निकलने में सफल हो गए। इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। चिंताजनक बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब दादर धान खरीद केंद्र में चोरी की कोशिश हुई हो। बीते वर्ष भी इसी केंद्र में ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि लाखों रुपए मूल्य के धान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और क्या कर्मचारियों की जान जोखिम में डालकर धान की सुरक्षा कराना ही प्रशासन का स्थायी समाधान माना जा रहा है। वहीं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने नगर निगम क्षेत्र में स्थित तैयार हो चुके तथा निर्माणाधीन भवनों का विस्तृत निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निगम सभागार के सौंदर्यीकरण और वहां उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया, ताकि स्थान आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो सके। साथ ही कन्वेंशन हॉल को एक बहुउपयोगी साइंस एग्जीबिशन एवं प्लानिटेरियम सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि इस हॉल को विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी केंद्र के रूप में तैयार किया जाए, जहां विज्ञान से जुड़े नवाचार प्रयोग और विभिन्न शैक्षणिक प्रदर्शनों के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और सीखने का बेहतर अवसर मिल सके। इससे विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की घोषणाओं में यह दावा किया जाता है कि ये योजनाएं दूर दराज के गांव तक सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र का रुख किया। वहां हमने देखा कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला जा रहा है और लाखों खर्च होने के बावजूद सड़कें ढहती हुई नजर आ रही हैं। हम पहुंचे जिले के अंतिम छोर पर बसे पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल्य गांव धनछुराकोना, जो लगभग पूरी तरह से जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है, जिसकी लागत 1,91,25,000 रुपए बताई जा रही है। लेकिन जमीन पर यह सड़क कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद स्थानीय ग्रामीणों के झाड़ू लगाने या हल्की आवाजाही से ही सड़क की डामर और मिट्टी उखड़कर ढेर होने लगी। ये न सिर्फ सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, बल्कि गांव वासियों की सुरक्षा और रोजमर्रा की सुविधा को भी गंभीर चुनौती देता है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
विकास खंड के धनेशपुर ग्राम पंचायत से आश्रित ग्राम छुरा कोना तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लगभग 3 किलोमीटर लंबी डामर और सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण के लिए कुल 1,91,25,000 रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो सड़क कागजों में मजबूत और टिकाऊ बनाई जा रही है वह जमीन पर पूरी तरह खोखली और अस्थिर साबित हो रही है। निर्माण कार्य के कुछ ही दिनों बाद ही स्थानीय लोगों की छोटी छोटी गतिविधियों जैसे झाड़ू लगाना या हल्की आवाजाही से ही डामर और मिट्टी उखड़कर ढेर होने लगी है। हैरानी की बात यह है कि इस सड़क की संरचना इतनी कमजोर है कि यह न बारिश का पानी झेल पाएगी, न पहाड़ी इलाकों की कठिन परिस्थितियों का दबाव सह पाएगी और न ही आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को सुरक्षित रूप से संभाल पाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क का यह हाल बहुत ही निराशजनक है और इससे गांव वासियों की सुविधा और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं इससे जुड़े निर्माण कार्य और गुणवत्ता की समीक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क की हालात को देखकर यह भी चिंता स्वाभाविक है कि क्या इतनी बड़ी लागत के बावजूद भी परियोजना का उद्देश्य पूरी तरह पूरा हो पाएगा या यह केवल कागजों में ही मजबूत साबित होगी। आइए दिखाते हैं हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो न केवल सड़क की हालात बल्कि निर्माण एजेंसी और विभागीय निगरानी व्यवस्था की पोल भी खुलकर सामने आ गई। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि नई बनी सड़क की डामर और सीसी परतें इतनी कमज़ोर हैं कि बस हाथों से हल्की छूने या झाड़ू लगाने पर ही उखड़ रही हैं। हमने देखा कि सड़क की गिट्टी ढीली थी और डामर की परतें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अलग हो रही थी। कुछ जगहों पर तो सड़क इतनी कमज़ोर थी कि पैर से दबाने पर ही यह धंस गई। यह दृश्य न केवल निर्माण की घटिया गुणवत्ता को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि विभागीय निगरानी और सुपरविजन मात्र नाम के लिए ही मौजूद थी। स्थानीय लोग भी हैरान और गुस्से में मिश्रित भाव के साथ सड़क के टूटते हिस्सों को देख रहे थे। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद भी यह सड़क बारिश से पहले ही बर्बाद हो जाएगी और पहाड़ी इलाके की कठिन परिस्थितियों में पूरी तरह अनुपयोग साबित होगी। कैमरे में यह भी कैद हुआ कि सड़क के किनारे ढेर सारी गिट्टी और टूटे हुए डामर के टुकड़े बिखरे पड़े थे जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यह नज़ारा साफ कहता है कि करोड़ों रुपए की परियोजना केवल कागजों में ही मजबूत नजर आती है, जबकि वास्तविकता में यह पूरी तरह खोखली और असुरक्षित है। दरअसल प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने के सरकारी दावे कुसमी क्षेत्र में झाड़ू की एक मार और पैरों की रगड़ उड़ रहे हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल्य धनेशपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनेशपुर से आश्रित ग्राम छुरा कोना तक बन रही करोड़ों की डामर और सीसी सड़क सिर्फ कागजों में मजबूत है और जमीन पर पूरी तरह खोखली नजर आ रही है। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क की लागत 1,91,25,000 रुपये बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि निर्माण के तुरंत बाद झाड़ू लगाने से ही डामर और गिट्टी उखड़कर ढेर हो गई। यानी सड़क ने बरसात या भारी वाहन तो दूर साधारण पैर की मार भी नहीं झेल पा रही है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो निर्माण एजेंसी और विभागीय निगरानी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नई नवेली सड़क झाड़ू फेरते ही परतें उखड़ रही हैं। सवाल सीधा है, जो सड़क झाड़ू नहीं झेल पा रही वो पहाड़ी क्षेत्र की बारिश और आवागमन का बोझ कैसे सहेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई है। घटिया बालू और 60 mm गिट्टी और सीमेंट के आधा स्टोन का डस्ट और स्तरहीन रेत का इस्तेमाल कर केवल खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि क्षेत्र पहाड़ी और ढलान वाला है। ऐसे में पहली बारिश में सड़क के पूरी तरह तबाह होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यह वही सड़क है जिसे पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपात सेवाओं की जीवन रेखा बननी थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे शुरू से होने से पहले ही दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि निर्माण एजेंसी मैसर्स LC कटरे मिशन रोड
राताखार कोरबा की है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इसका ठेकेदार काम देखने कभी नहीं आते, केवल बाहर की लेबर और मुंशी काम देख रहे हैं। इस मामले में जब संबंधित विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उनका कहना है ठेकेदार अच्छी सड़क बनवा रहा है, सड़क का कार्य अभी निर्माण अधीन है, समय पर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, जबकि हकीकत हमारे कैमरे में कैद है। अब बड़ा सवाल है कि 1.91 करोड़ की इस झाड़ू फ्रूट सड़क के पीछे किसका संरक्षण है? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या सड़क भी कागजों में ही मजबूती की मिसाल बनकर रह जाएगी? तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।